नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के फर्स्ट रिवीजन को। यानी कि आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि यह एक धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फाइनल के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपके क्लास से संबंधित सारे टॉपिक को यानी कि एक्सप्लेनेशन वीडियो को या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया जाता है। अगर आपने इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखें। वहाँ पर हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट रिवीजन के तौर पे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को पढ़ के इस चैप्टर से जो बनने वाले क्वेश्चन है उसे कवर कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी मेहनत आपके लिए यूजफुल रही या नहीं रही। आप ज़रूर बताएं, हमें आपके हर एक कमेंट का जवाब रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि क्लास 9 में जियोग्राफी के चैप्टर 3 यानी कि अफवाह चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने वाले। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अफवाह होता क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि अफवाह नाम है ये, इसका तात्पर्य या अर्थ क्या होता है। तो अफवाह में हम नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि नदियों का बहाव जो क्षेत्र होता है उसे अफवाह कहते हैं। और इसमें दो टाइप की नदियों के बारे में आप पढ़ेंगे, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि दक्षिण भारत की बात यहाँ पर हो रही बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन को देखेंगे। डिस्कस के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक्सप्लेनेशन वीडियो को दे देंगे, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो थोड़ी सी फास्ट होने वाली है। तो यहाँ पर हम 1 नंबर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 अंक वाले होते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। देखिए, जब नदियों की बात आती है तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है बहाव के क्षेत्र में देखा जाए तो गंगा नदी है, ठीक है बच्चों। गंगा नदी यानी कि भारत में बहाव के आधार पर जो है गंगा नदी सबसे लंबी है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी 2525 किलोमीटर है। किसी किसी बुक में 2500 दे रखा है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। प्रश्न सेकेंड है कि किस स्थान पर गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है पर्वतों को छोड़कर किस मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, उस मैदान का नाम पूछता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस मैदान का नाम क्या है, हरिद्वार है, ठीक है। बहुत अच्छा आप तैयारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत सारी चीज़ों को बता रखा है, ठीक है, कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं, या जो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, या जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, वह अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, या फिर जब इधर से गंगा आती है इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों मिलने से उसका नाम क्या पड़ता है, सारा चीज़ को बता रखा है, ठीक है। गंगा को क्या कहते हैं कि बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या जमुना के नाम से जानते हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है तो उसके संयुक्त जलधारा को कहते हैं मेघना कहते हैं। तो बहुत सारे जो नाम है बच्चों आपको पता होना चाहिए। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, कोई बात नहीं है, जब तक हम हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। देखिए, सहायक नदी क्या होती है, जब एक बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं और उसके जल को प्रवाहित करने में उसकी मदद करती है, तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। अब नदी द्वीप की बात क्या होती है, जैसे आप देख रहे हैं ये आपकी नदी है, आज नदी में आप देख रहे हैं कि बहुत है कभी कभी आपको क्या कुछ ज़मीन दिखाई देने लगता है, ठीक है, तो उसे हम द्वीप कहते हैं, यानी कि नदी द्वीप, ठीक है। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये माजुली द्वीप है। ये कहाँ पर है, ये असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया।
क्वेश्चन 6 है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, दिहांग के नाम से जानते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और गंगा और ये ब्रह्मपुत्र के मिलने से मेघना नाम पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को आप समझते हुए चल रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है बच्चों। और साथ ही साथ किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा इत्यादि नामों से जानते हैं, तो वो कौन सी नदी है, तो वो नदी गोदावरी नदी ही है। इसको भी आप जानते चलें बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियों के नाम। अब देखिए ये भारत का मैप आपका है, तो इधर आपका अरब सागर पड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है तो उसके नाम पूछता अक्सर है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी है। कभी कहीं तापी नदी है दिया है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और हाँ, बात एक और है कि ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है बच्चों। एग्जाम में कोई भी गलती करके नहीं आना है, फ्री माइंड से जाना है, सारे क्वेश्चन को करके आना है। और उम्मीद करते हैं कि जब सारे क्वेश्चन करके आएंगे तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होने वाला है। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करके, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज होता है कि हमारा सहयोग करें बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 11 यहाँ पर है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों की किन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का नामकरण होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है कि गंगा जो नदी है वो किन दो नदियों के मिलने से गंगा नाम उसका पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो गंगा की जो मेन धारा है वो क्या है, भागीरथी होती है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जब क्या करती है कि देवप्रयाग नामक एक स्थान पर जब मिलती है तब उसका नाम पड़ता है गंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन को समझते हुए चल रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की जल विभाजक के से आप क्या समझते हैं। अब जल विभाजक क्या होता है। अब देखिए जल विभाजक का मतलब होता है कि जैसे नदी, दो नदियों के बीच की उच्च भूमि को क्या कहते हैं, जल विभाजक। अब देखिए नदी क्या है, ठीक है, अब नदी बह रही है तो उस नदी के बीच में कोई अगर ऊंचा सा पर्वत कोई ऐसे आ जाए तो नदी क्या दो भागों में बढ़ जाती है, किधर चली जाएगी किधर चली जाएगी। तो वो क्या है, जो पर्वत हो गया या वो कोई पत्थर हो गया, वो क्या उस जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझेंगे कि दो नदियों के बीच की जो उच्च भूमि होती है उसको क्या जल विभाजक कहते हैं। अब दोआब क्या होता है, तो दोआब होता है कि दो नदियों के जो बीच के जो जमीन या भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो सटीक हो वही समझिए आप। क्वेश्चन 15 है कि सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ क्या है। देखिए आप नदियों को पढ़ के जाएंगे, नदी कौन कौन सी, हिमालय नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, सहायक नदी क्या है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कुछ है, सतलुज है, व्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है। ठीक है, क्योंकि आपने सैंपल पेपर को पढ़ के जाना बच्चों, क्योंकि सैंपल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन 16 है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो वह कोसी नदी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं तो ये दामोदर नदी को कहते हैं। सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलती है जिसका जैसे नमामि गंगे है, ये कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2014 में हुई थी। ठीक है, और इसी के साथ राजस्थान की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है इसका नाम क्या है, तो लूनी नदी है। ठीक है, क्वेश्चन 20 है बच्चों यहाँ पर कि देश की सबसे बड़ी खारे पानी और मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 21 है कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताइए। अब देखिए हिमालय से जो निकलने वाली नदी कौन कौन सी है, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र इत्यादि सारी नदियाँ हैं। तो सिंधु, ठीक है, यहाँ पर सिंधु कर लेंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाए बच्चों, एग्जाम में अच्छा इसको करके आना आपको है। अब यहाँ पर हम क्या है शॉर्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न या तो आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में अक्सर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नदियों के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। अब देखिए जो नदियाँ होती हैं इनका महत्व क्या होता है। तो नदियों के आर्थिक महत्व की बात जब की जाती है तो पहला एक पॉइंट इसमें है कि नदियों का जो जल होता है एक प्राकृतिक संसाधन है, आप सभी जानते ही है। और बहुत सारे क्या होता है कि अनेक मानवीय यानी कि मनुष्यों के क्रियाकलापों के लिए ही है, यानी कि इसका यूज मनुष्य ही करता है।
नदियों के तट क्या है, प्राचीन काल से ही निवास स्थान है, यानी कि नदियों के किनारे आपने देखा कि बहुत पहले से लोग वहाँ पर निवास करते हैं। ये गांव अब क्या है, बहुत बड़े बड़े शहर बन चुके हैं, ठीक है, जो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हैं। तो अगर ये सारा क्वेश्चन, ये 2 पॉइंट अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये जरूर लिख लेना, नदियों के अगर आर्थिक महत्व के बारे में पूछे तो लिख लेना। सिंचाई है, नौ संचालन है, जल विद्युत निर्माण, यानी इत्यादि सारी चीज लिख लेना, यानी कि नदियों के जल का यूज किस रूप में करते हैं, ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि लघुत्तरी में कि ज्वार नदमुख क्या होता है। अभी हमने जो पढ़ा था एस्चुरी है कि ज्वार नदमुख क्या होता है कि जब नदी क्या है समुद्र में तीव्र ढाल के साथ गिरती है, जैसे मान लो ये समुद्र है, नदी यहाँ पर आके गिर रही है, तीव्र ढाल से जब गिरती है तो इसकी जब ढलान ज़्यादा होगी तो इसकी गति कुछ ज़्यादा होगी। जब गति ज़्यादा होती है तो ये क्या करती है कि अपने ये मुहाने पर कटान करती है, यानी काटती रहती है, ठीक है। हाँ, जिसके कारण जो कुछ भी साथ में लेकर आती है वो वहाँ पर क्या है, इकट्ठा नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यही क्या, इसका जो जब मुहानों पे जब कटान हो जाता है तो यही कहलाता है ज्वार नदमुख कहलाता है, ठीक है। तो इसमें दो प्रमुख नदी है, नर्मदा और ताप्ती है, जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों की नदियों में प्रदूषण, यहाँ पर नदियों में कर लेंगे, ठीक है, डबल मात्रा हो गई है। तो नदियों में जो प्रदूषण के कारणों की समीक्षा कीजिए, यानी कि नदियों में जो प्रदूषण के कारण है उसको बताना है। तो नदियों में प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, आप बहुत सारे जानते हैं, आप अक्सर आप निबंध में या आप पोस्टर मेकिंग बना रहे होंगे तो आप जान रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें। तो जो नदी क्या है, जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता में कमी हुई है, ठीक है, यानी कि प्रभावित हुआ है। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि जलों में क्या लोग घरेलू कचरा, कूड़ा करकट या फैक्ट्रियों के गंदे रसायन पदार्थ या खेती में गलत तरीके से यूज करने के लिए क्या है, इसकी जो क्वालिटी है नदियों की गिरती जा रही है, ठीक है। और उद्योगों के द्वारा क्या है, बहुत सारी जो अपरिष्कृत कचरा यानी कि बिना शुद्ध किए ही नदी में बहा दिया जाता है, जिससे भी नदियों का प्रदूषण होता है, ठीक है। और शहरों का निर्माण हो रहा है, शहरीकरण के कारण भी क्या बहुत सारे प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 4 है कि दक्षिण भारत, जिसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, कि प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। दक्षिण भारत की जो नदियाँ वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको डिफरेंट यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर लिखने के लिए आएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती है ये 2 टाइप की होती हैं, एक तो पूर्व की ओर बहने वाली, ठीक है, पूर्व की ओर यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, इसमें गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। दूसरा है पश्चिम की ओर बहने वाली, इधर की तरफ बहने वाली, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली, नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं कि हिमालय की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो हिमालय की जो प्रमुख नदियाँ हैं इसमें 3 प्रमुख आपकी है। एक तो आपका है गंगा नदी तंत्र, ठीक है, दूसरा है सिंधु नदी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। अब तीनों नदियों की जो सहायक नदियाँ इनको जान लेना कि भाई गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी, बहुत सारी नदियाँ हैं। सिंधु नदी की जो यह तथा उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, सतलुज है, व्यास है, रावी है, झेलम तथा चेनाब नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात की जाती है, दिबांग है, लोहित है, तीस्ता है, मानस। तो इन सारे सहायक नदियों को जरूर पढ़ के जाएं, 1-2 नंबर जरूर पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, या जो 4 अंक में या 5 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि गंगा नदी की विशेषताएं। गंगा नदी के बारे में आपको जानना है। तो गंगा क्या, देखो गंगा के बारे में जितना, यानी जिस नदी के बारे में पूछा जाए उस नदी के बारे में जितना भी जानते हैं आप सब लिख लेंगे, ठीक है। यानी गंगा क्या है, भारत की सबसे बड़ी यह लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और इसकी जो मुख्य धारा क्या है, भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है तथा अलकनंदा से कहाँ पर, देवप्रयाग में मिल जाती है बच्चों, ठीक है। और जब इसके मिलती है तो इससे इसका नाम गंगा पड़ जाता है। सेकेंड में लिख सकते हैं कि हरिद्वार में क्या है, गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान में क्या है, प्रवेश करती है। और इसकी प्रमुख नदियां हैं, यमुना है, घाघरा है, गंडक, कोसी, चंबल, सोन, बेतवा, बहुत सारी सहायक नदियां हैं। और साथ ही साथ गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप मिस नहीं करेंगे, ये तो क्वेश्चन की जान है, ये पूछेगा ही पूछेगा बच्चों, कि हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, 2 लाइन बना के हिमालय की नदियाँ लिख लीजिए, यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियाँ, या दोनों के बारे में अलग अलग बता दीजिए। तो यहाँ पर हिमालय की नदियाँ लिख लेंगे पहले,
कि हिमालय की जो अधिकतर नदियाँ क्या बारहमासी होती हैं। ये नदियाँ अपनी उत्पत्ति से लेकर समुद्र तक ये लंबा रास्ता तय करती हैं, यानी कि इसकी दूरी लंबाई ज़्यादा है। ये अपने बाढ़ वाले मैदानों में भी बहुत सारे निक्षेपण आकृतियों का निर्माण कर देते हैं और पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करते हैं। कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु इत्यादि सारे इसके उदाहरण है बच्चों। और प्रायद्वीपीय नदियाँ की बात होती है तो ये जो नदियाँ अक्सर होती है क्या मौसमी होती हैं, यानी कि मौसम के अनुसार होता है, यानी कि जब बारिश के समय इसमें जल होता है। बाकी नदियाँ क्या काफ़ी सूखी हो रहती हैं या छिछली रहती हैं। तो इन नदियों की जो लंबाई भी काफ़ी कम होती है, छिछली यानी कि गहराई भी इसकी कम होती है। और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं ये डेल्टा बनाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसके प्रमुख क्या उदाहरण हैं। और इसमें कुछ नर्मदा, ताप्ती नदियाँ भी हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखा कि झीलें क्या है मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और झीलों के आर्थिक महत्व की विवेचना की। देखिए, नदियों के आर्थिक महत्व के बारे में बात होती है, झीलों के आर्थिक महत्व की बात होती है। इन सबको आपको क्या है पढ़ के जाना है बच्चों, ठीक है, गलती कोई भी नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो झीलों की जो आर्थिक महत्व के बारे में बात करें, इसको भी जरूर पढ़ जाए, ये क्वेश्चन आने की संभावना है बच्चों, ठीक है। तो झीलें नदी के बहाव को क्या है सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं झीलें, और सूखे के मौसम में भी यह पानी के बहाव को संतुलित करने में भी सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग क्या है जल विद्युत यानी बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। झीलें आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को भी सामान्य बनाती हैं। झीलें जलीय पर्यटन को भी संतुलित रखती हैं और झीलें अधिकतर क्या है पर्यटन को भी बढ़ावा देती हैं, यानी कि रोजगार में सहायता करती हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु नदी तंत्र की व्याख्या कीजिए। तो सिंधु नदी के बारे में आप लिख लेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ है। तो ये नदी क्या है पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख का जो क्षेत्र है यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झीलम इसकी क्या है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी का ढाल बहुत कम है, धीमा है, और सिंधु नदी का जो 1/3 भाग ही भारत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में यूज करता है। बाकी जो उसका शेष भाग क्या है पाकिस्तान में है। और इसकी लंबाई लगभग क्या है 2900 किलोमीटर बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यानी इसकी लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर है। तो लंबाई इतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ लिए। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख के जाएँ। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए हर एक टॉपिक की वीडियो जरूर बनाएंगे जो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं या सारे चैप्टर की PDF चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियो के भी नोट्स चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार बच्चों। अपनी तैयारी को करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है, कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है बच्चों।